जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आज जो है अंतिम संस्कार भी हो गया। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? मैं बिल्कुल सब साथ में थे वहीं पे। बिल्कुल अरुण जी, मैं निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि देश के एक महान सपूत आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हमारे सामने दो बड़े उदाहरण हैं। जब देश में विभाजन हुआ 1947 में, तो 1932 में जन्मे पंजाब के उस हिस्से में जो पाकिस्तान में चला गया, और उस हिस्से में जन्मे मात्र 15 साल की आयु के मनमोहन सिंह थे। गुरमुख सिंह जी के घर उनका जन्म हुआ, उनके मां अमृत कौर। और आपको हैरानगी होगी कि दंगों में विभाजन के समय मनमोहन सिंह जी के पिता की हत्या कर दी गई। 15 साल का अनाथ बच्चा भारत में रिफ्यूजी की तरह रहा, और 15 साल का बच्चा देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही नहीं, मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो दुनिया के काबिल पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में से एक थे। और दूसरी तरफ ये तुलना करनी चाहिए, भारत में चाय विक्रेता के घर में जन्मे नरेंद्र मोदी 17 साल की आयु में भीख मांगने चले गए 40 साल तक के लिए। तो देशवासियों के सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि 15 साल के अनाथ बच्चे ने दुनिया का सर्वोत्तम अर्थशास्त्री और सबसे शालीन और ईमानदार प्रधानमंत्री और दुनिया के सुनिए बने एक मनमोहन सिंह का सभी सम्मान करते हैं। इसका मतलब थोड़ी ना मोदी जी के बारे में मैंने नहीं कहा मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दीजिए। नहीं, उनके बारे में दो अच्छी बातें बताएं। ये नहीं कि आप मोदी जी को उल्टा सीधा मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने 40 साल भीख मांग करके पेट पाला है। तो हमारे देशवासियों को तुलना करनी चाहिए कि देश में कौन लायक पैदा हुआ और कौन नालायक पैदा हुआ। मैं अगर आर्थिक की बात करूं तो 1991 में आप भटक रहे हैं, इतना बताइए कि निगम बोध घाट पे जो हुआ, क्या वहां होना चाहिए उनका नहीं, उस पे आ जाइए। अच्छा, एक मिनट। आज जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री 35 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, वित्त मंत्री रहे, लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और ये एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री जो बोला जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक्सीडेंटल नहीं, पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक काबिल व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, 1991 में जब हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बमुश्किल 1 अरब के लगभग बचा हुआ था, तब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। और पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई किसी भी कीमत पे तुम्हें बचाना है। और जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुका था। मैं एक बात आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि दूसरा, 2008 में जब पूरा संसार मंदी के दौर में था, उस समय मनमोहन सिंह जी ने देश को बचाया। और दूसरी तरफ मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के समय हमारे देश में नकदी का प्रचलन 17 लाख, एक मिनट सुनिए, आपको ज्ञान नहीं है, 17 लाख करोड़ रुपए था। नोटबंदी के बाद नोटों की छपाई दुगनी कर दी गई, 34 लाख करोड़ से ज्यादा नकदी का प्रचलन आया। एक दूसरा महत्वपूर्ण, हमारे देश में आजादी के 66 साल में, एक मिनट कहा जा रहा है, सुनो, 66 साल में बमुश्किल कर्जा 55 लाख करोड़ का था। नरेंद्र मोदी ने कर्जा 3 गुना कर दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के 121 से बड़े सरकारी संस्थानों को बेचा। और चौथी बात, हमारे देश के अंदर 10 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। हर महीने का 10 लाख कर्मचारी अधिकारियों के वेतन का पैसा अगर जोड़ा जाए, और हमारा यहाँ गैस की सब्सिडी बंद कर दी गई। हमारे देश में गैस, पेट्रोल, डीजल 3 गुना महंगी दाम पर बेचा गया। और वरिष्ठ नागरिकों का क्या था, जो किराया का था भाड़ा रियायत, उसे माफ कर दिया गया। तब ऐसे में हमको सोचना चाहिए कि 3 गुना विदेशों से आया हुआ कर्जा लिया गया। हमारे देश के अंदर 10 लाख लोगों की हर महीने का वेतन बचाया जा रहा है। सेना में सैनिकों को देने के लिए वेतन कम देना पड़े, अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। तो और हमारे देश के सरकारी संस्थानों को बेचा गया। तब सवाल आना चाहिए कि देश का पैसा कहां चला गया। पैसा सरकार के पास नहीं है, इसलिए सेना की जगह सैनिक भर्ती की जगह अग्निवीर किए जा रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए 10 लाख से ज्यादा नौकरियां लोगों को नहीं दी जा रही हैं। और बैंकों के पास भी पैसा नहीं है। एक मिनट बात, आप भटक जाते हैं। नहीं, मैं आर्थिक तुलना की बात कर रहा हूँ। नहीं मत कीजिए। निगम बोध घाट आ रहा हूँ। निगम बोध घाट से पहले सितंबर 2013 में हमारे देश के प्रधानमंत्री
जब जिस दिन अमेरिका में ओबामा के साथ बैठे हुए थे, उसी दिन राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में भारतीय जनता पार्टी की नेता की हैसियत से तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करते हुए किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अपमान इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह अल्पसंख्यक परिवार में पैदा हुए हैं। और क्या कहा, हमारे देश का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहा है ओबामा के पैरों में और कह रहा है मैं गरीब देश का नागरिक हूं। इसका वीडियो का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं, आप वो देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती महिला बोला गया और देहाती महिला बोलने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जिक्र किया गया कि नवाज शरीफ ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती महिला कहा। और जब नवाज शरीफ ने यह बात सुनी, यकीन मानो वो मोदी पर बहुत रुष्ट हुए और नरेंद्र मोदी बिना बताए देश को पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं क्या क्या कहा गया। एक मिनट सुनिए, नो, लेकिन आप जो आदमी दुनिया में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट, अरे थोड़ा सुनो, एक मिनट भटकने रहा हूँ। आप ये बोलिए कि निगम मैं इसलिए कर रहा हूँ, सिख समाज का अपमान हुआ, लोग कह रहे हैं अरे वही क्या बोलेंगे, बोलिए। मैं एक मिनट आ रहा हूँ। हमने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, मैंने ये नहीं कहा था नरेंद्र मोदी को भारत से चुपके से माफी मांगने जाना पड़ा नवाज शरीफ के यहाँ। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस पूरी प्रक्रिया में अरुण को बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने ये बताया कि योजनाबद्ध तरीके से ओबामा के पैर पकड़ने, गिड़गिड़ाने का बताना, उनको क्या कहते हैं देहाती महिला बताना, ये सारे के सारे आरोप लगाने वाले वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आज पूर्व प्रधानमंत्री को निगम बोध घाट में एक साधारण इंसान की तरह उनका अंतिम दाह संस्कार करने के लिए विवश किया ताकि उनका और अपमान किया जा सके। और ये इसलिए किया गया है योजनाबद्ध तरीके से क्योंकि आरएसएस जिसके प्रचारक रहे मोदी, वह हमारे देश में महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और क्योंकि सिख समुदाय में पैदा हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय 11 सितंबर 2001 में वहां अमेरिका में टावर पर हमला किया गया था, उस समय बिन लादेन की तरफ से, उसमें बहुत बड़ी बातें भी हमको सोचनी चाहिए। तब हमारे दुनिया में सिखों को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाने लग गया था। लेकिन 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब पहली मर्तबा दुनिया को पता लगा कि पगड़ीधारी सिर्फ ओसामा बिन लादेन नहीं होता है, बल्कि दुनिया में एक और समुदाय भी है, सिख समुदाय। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप सबके माध्यम से, ये बहुत परेशान हो रहे हैं कि आज आपने देखा निगम बोध घाट में, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज अगर शीर्ष आसन भी कर दें, शीर्ष आसन करने के बाद भी दुनिया में इतिहास साक्षी रहेगा कि इसने मनमोहन सिंह जी का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और क्या कहा गया उन्हें कि वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री है, इसके लिए फिल्म तक बनवाई गई। मैं ये एक्सीडेंटल का मतलब होता है कोई दुर्घटना हो जाए। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जैसा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे भाजपाई नेताओं के बीच में एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर हरेन पांडे की हत्या नहीं होती, गुजरात के गृह मंत्री की, तो नरेंद्र मोदी शायद मुख्यमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हिरेन पांडे की हत्या के बाद मैं भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री है। कहां अपमान कहां हुआ? एक मिनट सुनिए, मनमोहन सिंह का अपमान कहां हुआ, इतना बता दीजिए आप। मैंने कहा देहाती महिला बोलना, ओबामा ने 2010 में कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बोलते हैं दुनिया सुनती है, ये बात कही। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा गिड़गिड़ा रहे, उस दिन ओबामा ने प्रोटोकॉल तोड़ा। छात्र जीवन से वो प्रोफेसर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का भक्त थे। कौन? ओबामा। हर ओबामा इतना सम्मान करते हो और तब उन्हें तुम पैर पकड़ने वाला, गिड़गिड़ाने वाला बोलोगे, तब तुम उन्हें क्या बोलोगे? मोदी सम्मान करते हैं, वो तो समकक्ष जो भी होगा वो सम्मान करेंगे। पहले सुनिए एक मिनट। हमने आपसे कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, इन दोनों में पेशेंस नहीं है, आप थोड़ा सुनिए। नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित करने के लिए कैसे गिरा, एक और उदाहरण दिया गया। प्लानिंग कमीशन की फाइलों का जिक्र करते हुए क्या कहा गया? ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। ऐसा बेहुदा बयान हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया। आप में से मैं माफी चाहते हुए बोल रहा हूं, मैं शब्द कह रहा हूं। और इसके अलावा माफी चाहता हूं कि मोदी जी की मां भी साड़ी पहनती थी। अब आप देखिए मानसिक स्तर,
ये कोई, एक मिनट सुनिए, ये किसी भी सभ्य समाज में पले बढ़े व्यक्ति के मुंह से हम इस प्रकार की गिरी भाषा नहीं सुन सकते हैं। कहाँ हुआ आज अंतिम संस्कार में? कहाँ अपमान हुआ? अरे बड़ा अपमान, मनमोहन सिंह इससे बड़े, एक मिनट, इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे कि आप निगम बोध घाट में आम नागरिकों की तरह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसका कारण है संग्रहालय बनाने के लिए जमीन मिलेगी। अरे भाई आप सुनिए, परंपराएं समझनी पड़ेंगी। परंपरा ये होती है जहां पर आज उनका दाह संस्कार होता, वहीं पर उनका मेमोरियल बनता, एक परंपरा ये चली। अगर ऐसे जगह छोड़ने लगे तो पूरा दिल्ली को खाली नहीं, एक मिनट सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ऐसी जगह में फिर तुलनात्मक दृष्टि से एक आदमी भारत में 17 साल का आयु में अपने बाप के घर से बाहर निकले, भीख मांग के पेट पाले, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। सुनिए, और एक आदमी का पिता की हत्या हो जाए, वो 15 साल की आयु में पाकिस्तान से भारत में आए और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और शास्त्री और दुनिया का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये तुलना पूरे लोग मनमोहन सिंह नहीं होंगे। मैं आपको मनमोहन सिंह के द्वारा, सुनो एक मिनट, देश की भावना है डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक मिनट सुनो, उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अरुण, एक मिनट सुनो, देखिए पहले एक मिनट पहले सुनिए, मैं अपने आप बीती बताता हूँ मनमोहन सिंह जी के विषय में। 2 घटनाएं। शाह एडिटोरियम है सिविल लाइन दिल्ली में, एक कार्यक्रम में जहां करण सिंह जी भी बैठे थे, मनमोहन सिंह जी, मैं गया, मेरा सौभाग्य में उनके नजदीक बैठा, मुझे कार्यक्रम के बीच में से निकलना था। यकीन मानिए, मैंने जब इजाजत दी, करण सिंह जी ने बैठे बैठे इजाजत दी, लेकिन जैसे मैंने मनमोहन सिंह जी से इजाजत दी, हाथ जोड़े, तो मनमोहन सिंह जी खड़े होकर मेरे से हाथ मिलाया। मैं यकीन मानो 2004 में जब वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बने, मैंने तय किया कि बनेंगे, मैं हैरान हो गया। कल मोदी जी हाथ मिला लेंगे आपसे, फिर आप बोलेंगे पहले मैंने महानता की बात नहीं की, मैं सरलता की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह, अरे सुनो, बताइए कहाँ? अरे सुनो, मनमोहन सिंह जी मुझे नहीं जानते थे, मैं ऐसे ही बोलूं कि वो मुझे जानते थे पहले से, बिल्कुल नहीं। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं, 2006 में मेधा पाटकर की भूख हड़ताल थी। उस भूख हड़ताल के दौरान मेधा जी की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे दोस्त हैं एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर अनूप सराया, उन्होंने कहा कि दूसरे बीपी सिंह बन जाएंगे। यकीन मानिए, मैं और सुरेंद्र मोहन जी नहीं रहे। अब सुरेंद्र मोहन जी गए बीपी सिंह जी के पास, बीपी सिंह जी डायलिसिस से आए थे। हमने कहा मेधा जी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, कैसे करेंगे। तत्काल में उन्होंने मनमोहन सिंह जी को फोन किया और कहा, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा, तो आपका डायलिसिस था, आप काहे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे रेस्ट करना पड़ता था। तो कहा कि देखिए मेधा जी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, आप कुछ करते हैं या मैं आपके पास चल करके आऊं। यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं, मेरे दोस्तों, सैफुद्दीन सोज जी के अगुवाई में 3 केंद्रीय मंत्री मेधा जी के साथ बात करने के लिए आए, जबकि बीपी सिंह जी वो शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए बोफोर्स का मुद्दा उठाया था। बावजूद इसके मनमोहन सिंह जी ने यह नहीं कहा कि तुम हमारी पार्टी के विरोधी थे और तुम फोन कर रहे हो। ये शालीनता की बात मैंने कही कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए भी, मैं युवा था तब मनमोहन सिंह जी खड़े होकर विदा करते हो। एक मिनट सुनिए। और एक दूसरी तरफ है तानाशाह, जिसका अपना कोई मंत्री भी कैमरे के रडार में बीच में नहीं आ सकता है। ये मैंने सरलता की बात की। आर्थिक श्रद्धांजलि दीजिए, तुलना करने को किसने बोला? अरे इससे बड़ी सुनो, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी कि हमारे देश को फर्श से 91 में अर्श तक ले जाने वाला व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, इस बात का इससे बड़ा और क्या हो सकता है। 2004 से 14 तक हमारे देश के अंदर जानने, सुनो कमी, एक मिनट सुनो, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कानून, और उस 14 के बाद वो तो छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूं, प्रणव राय है एनडीटीवी का मालिक, जब उसने सच्चाई बताना बंद नहीं किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रणव राय और राधिका राय को एयरपोर्ट से उठाकर जेल में डालने की धमकी दी। और जब एनडीटीवी बिक गया तो हमारे देश में सच्चाई, एक मिनट सुनो, कहां से एक मिनट सुनो, कमी कहाँ हो गई? एक मिनट थोड़ा सुनो, अरे सुनो, पहले सुनिए। सच्चाई दिखाने के लिए आरटीआई लाना और सच्चाई दिखाने वाले टीवी चैनलों को और पत्रकारों को और अखबारों को खरीद करके गुलाम बनाना, ये अंतर देश को समझना चाहिए।